आज हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर ये क्यों हुआ था इसके बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। इसमें हमें याद है कि 22 अप्रैल 2025 इस दिन इंडिया के कश्मीर में, पहलगाम में, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये कश्मीर है और उसके पहलगाम में यहाँ पे एक कावर्डली टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें हमने ये देखा था कि 4 टेररिस्ट आए थे और उन 4 टेररिस्ट ने 26 लोगों को मारा था। अब जो ये 26 लोग मरे थे, ये 26 लोग जो थे, इसमें से 25 लोग तो इंडियंस थे और एक इसमें नेपाल का सिटीज़न था। और जो ये 25 लोग थे, इसमें 24 लोग हिंदू थे। अब आप कहेंगे कि मैं ये हिंदू वर्ड क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम सेक्युलरिज्म, अपना नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। प्रियम्बल को जब हम रेफ़र करते हैं तो उसमें नेचर ऑफ स्टेट है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो उसमें सेक्युलर वर्ड एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में, और वो हमारे देश का नेचर है, हमारे स्टेट का। फिर मैं यहाँ पे हिंदू वर्ड क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पे मैं हिंदू वर्ड लिख रहा हूँ कि ये हिंदू थे जो 24 लोग मारे गए, और ये 4 जो लोग थे ये मुस्लिम टेररिस्ट थे। और हिंदू मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन 4 मुस्लिम टेररिस्ट ने इन लोगों का रिलीजन पूछा था, इनका धर्म पूछ के, और धर्म के बाद अगर कोई झूठ बोलेगा भी, जैसे उसको ये लगेगा कि भाई ये हिंदू धर्म का पता चल रहा है तो ये मार रहे हैं, तो अगर कोई झूठ बोल के ये बोल भी दे कि मैं मुस्लिम हूँ, तो फिर ये उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए इन्होंने कोशिश करी और उनसे कहा कि कलमा पढ़ के बताओ। तो इस तरह से इन्होंने पता लगा के, आइडेंटिफाई करके, और रिलीजियस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उन्होंने आइडेंटिफाई किया लोगों को और हिंदू लोगों को यहाँ पे मारा। अब यहाँ पे 25 में से 24 लोग हिंदू थे, तो एक व्यक्ति जो था वो मुस्लिम था, उसको भी मारा इन्होंने। और एक व्यक्ति का मुस्लिम होना और मुस्लिम व्यक्ति का मारा जाना बहुत कुछ कहता है। फिर ये नेपाली व्यक्ति था, ये भी हिंदू ही था, मतलब 25 हिंदू थे, 25 हिंदूज एंड 1 मुस्लिम, इस तरह से था। ये जो एक मुस्लिम व्यक्ति था, इसका यहाँ पे ये शेयर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये व्यक्ति जो था, ही वॉज अ लोकल गाइड, जो वहाँ पे घोड़े और खच्चर जो होते हैं पहाड़ियों में ट्रैवल कराने के लिए, तो जो मुस्लिम व्यक्ति था ये गाइड था। और इस गाइड ने वहाँ पे कोशिश करी, इसने यहाँ पे एफर्ट लगाए। एफर्ट्स ये थे टू स्टॉप द टेररिस्ट्स फ्रॉम किलिंग द इनोसेंट टूरिस्ट्स। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, और वो वर्ड क्या था?
यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, कावर्डली। कावर्डली इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिन पे अटैक किया गया था वो टूरिस्ट्स थे, और जो ये टूरिस्ट थे उन्हें ना तो वेपन्स चलाने आते हैं और ना ही उनके पास वेपन्स थे, और ना ही वो किसी तरह से अपना बचाव कर सकते थे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि निहत्थे जो सैलानी थे, टूरिस्ट थे, उनके ऊपर ये अटैक हुआ और उनको मारा गया इस कावर्डली अटैक में। अब यहाँ पे जो ये अटैक हुआ इसका ये हुआ 22 अप्रैल को, और इसके बाद दिन बीतते गए बीतते गए बीतते गए। आफ्टर मैनी डेज बहुत दिन बीत गए और हमें लग रहा था कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आएगा और टेररिस्ट एक्ट को इस तरह से परपिट्रेट करके और उसके बाद फिर वो चला जाएगा। और ये जो 4 आतंकी थे इनका, हम आज की बात करें 22 अप्रैल के बाद 22 मई आया, और 22 मई के बाद अब आज हमारा 8 जून है, यानी 14 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद 22 जून भी हो जाएगा, यानी कि 1.5 महीना हो गया है। लेकिन 1.5 महीने बाद भी ये जो 4 टेररिस्ट थे दे हैव नॉट बीन ट्रेस्ड। कहाँ हैं ये? ऐसी भी बातें निकल के आ रही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जहाँ से आए थे इनके बारे में बोला गया कि ये TRF के आदमी थे, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो था इट ओज एलिजियंस टू लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद। अब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर रखा है। अगर आप हमारे पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर जो हमने अपना सेशन रखा है, आप उन वीडियोस को रेफ़र करेंगे तो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के बारे में आपको पता चलेगा। ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक तरह से, इनके बारे में अभी फिर से बात करेंगे। लश्कर तैयबा क्या है, जैश मोहम्मद क्या है, इसको भी लेंगे। लेट्स राइट दिस क्वेश्चन हियर। ओके, और अब द रेजिस्टेंस फ्रंट से इन्होंने कहा कि भाई ये उसके हैं और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली, और ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इसकी सिस्टर कंसर्न है, और ये आपस में भी जुड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद। अगर हम देखें कि कैसे जुड़े हुए हैं तो उसको हम इस तरह से लेंगे कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये जो है ये टेररिस्ट्स को ट्रेनिंग देते हैं, और जैश मोहम्मद जो है ये इंडोक्ट्रिनेशन करती है। ये उसकी तरह है जैसे आप समझ लीजिए कि कोई एक कंपनी है, वो अपना ही एक और ब्रांड कोई निकाल दे उस तरह से। तो जैसे कोई आजकल कोचिंग क्लासेस होती हैं तो वो अपना एक कोचिंग क्लासेस का ये कि ये वाला बैच ले लो, फिर प्लस बैच अलग से निकाल देते हैं, तो उस तरह से हो गया। या फिर अब मारुति का जैसे हम देखें तो मारुति की कार्स आती हैं, फिर वो नेक्सा अलग से निकाल देते हैं कि नेक्सा की कार है ये, मारुति के नेक्सा की। तो उस तरह से नो पैरेलल्स बिटवीन दीज, वो एक पीसफुल बिजनेस है मारुति और जो हम कोचिंग क्लास की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे हैं तो वो इसी तरह से रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे एक पीसफुल जो एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन चल रहा है किसी का, तो वो तो उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे लश्कर तैयबा में क्या होता है कि टेररिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है सीधी सीधी, और जैश मोहम्मद में इंडोक्ट्रिनेशन होती है, ये है। अब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जो हैं इन्हीं से एलिजियंस अपनी वो क्लेम कर रहा था,
करता है टीआरएफ, और टीआरएफ ने ही कहा कि भाई हमने ये हमला किया है। बाद में उसने अपने हाथ पीछे भी खींच लिए थे, इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, लेकिन द रेजिस्टेंस फोर्स वो उसने ही ये किया है, क्योंकि उसने कहा तो उसने ही किया है। और दूसरा, किस इसने करा हो चाहे इसने ना करा हो, चाहे किसी और ने करा हो, बात यह है कि आतंकी घटना हुई है, तो ये चीज़ है। अब लश्कर तैयबा जो है, इसका जो चीफ है वो है मक्की, और इसका जो चीफ है वो है मौलाना मसूद अज़हर। और ये दोनों ही जो मक्की और मौलाना मसूद अज़हर हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज ग्लोबल टेररिस्ट्स। अब ग्लोबल टेररिस्ट इन्हें डेजिग्नेट कर दिया गया है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भाई यूएन में इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट करने में भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी, इंडिया को सालों साल इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इसमें हर बार क्या होता था कि चाइनीज़ वीटो लग जाता था। चाइना ने बड़ी दिक्कत इसमें करी थी, चाइना ने बहुत दिक्कत करी थी, लेकिन फाइनली हमें इसमें सफलता मिली 2023 में, राइट। तब मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था और मौलाना मसूद अज़हर को पहले कर दिया गया था। और ये दोनों रिलेटेड भी हैं, ये दोनों ब्रदर इन लॉ हैं, दोनों चोर चोर मौसरे भाई होते हैं ना, ऐसे उस तरह से। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऐसे पिक्चर भी आई थी, गोविंदा की थी, उसमें वो दादागिरी करने वाला आदमी होता है, तो उसको अपना दामाद चाहिए होता है, तो वो भी दादागिरी करने वाला गुंडा ही ढूंढता है दामाद के तौर पे। तो उस तरह से ये आतंकवादी है और अपना वो उसका साला है, इस तरह से इनकी रिश्तेदारी है आपस में। तो खैर ये है। और मौलाना मसूद अज़हर जो है, इसको आपने कई बार देखा भी होगा। इस व्यक्ति ने ये जो मौलाना मसूद अज़हर है, इसके आप अगर वीडियोस कभी आपने देखे हों, कभी बाय चांस आपका चांस से लगा हो, तो उसमें क्या होता है कि ये भारत के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। इसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, तो आप इसकी शक्ल देख लेंगे। ये है बंदा, ये वाला है मौलाना मसूद अज़हर। तो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, राइट। ये विक्रम मिस्री हैं पीछे, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, राइट। तो ये मौलाना मसूद अज़हर है, इसकी ये हो गई बात। और मक्की जो है, मक्की भी आपको दिखा देता हूँ। मक्की लश्कर तैयबा का है। यहाँ पे है, आप देख रहे हैं इसको, पाकिस्तान बेस्ड LET's डिप्टी लीडर अब्दुल रहमान मक्की डाइज। अच्छा, इसकी मौत भी हो गई है। मक्की वॉज डेजिग्नेटेड एज ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशंस। तो ग्लोबल टेररिस्ट मैंने आपको बताया था 2023 में इसे बनाया था, फिर बाद में खुद ही मर भी गया। चलो ठीक है, ख़त्म बात, कोई और आ गया होगा नया टेररिस्ट अब इसकी जगह, तो ये अब रहा भी नहीं है। तो लश्कर तैयबा का ये डेप्यूटी था। तो ये लोग हैंडल करते थे। मक्की अब रहा नहीं है, तो यहाँ पे चलो ये भी एक अपडेट आ गया, लिख देते हैं यहाँ पे, ही इज़ नो मोर नाउ, राइट। तो अब ये जो हमें पता चल गया कि भाई TRF ने ये अटैक करा, परपेट्रेट, और TRF जो है वो इनकी संस्था है, और ये दोनों आपस में सिस्टर कंसर्न्स हैं। और फिर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जो हैं, ये पाकिस्तान के अंदर हैं, मतलब ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के अंदर है टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स। जैसे हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में हम देखेंगे, तो मतलब जैसे जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो वो इसी आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई के रूप में उन्होंने लॉन्च किया था।
अब यहाँ पे जब ये सब हुआ तो इसके बाद भारत जो है उसके एक्शन के ऊपर काफ़ी वेट किया गया कि भारत एक्शन कब लेगा, क्या एक्शन लेगा। फिर हमने ये देखा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसको लॉन्च किया। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया था उसकी बात करेंगे, और उसकी बात करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्हें जो ग्लोबल टेररिस्ट बनाया गया था मक्की को और मौलाना मसूद अज़हर को, तो ग्लोबल टेररिस्ट बनाने का असर क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ग्लोबल टेररिस्ट जो बना देते हैं ना, तो इनके एक तो ट्रैवल बैन लग जाता है इनके ऊपर, ये इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, और दूसरा ये होता है कि इनके जो एसेट्स होते हैं, ग्लोबल एसेट्स, वो फ्रीज़ हो जाते हैं। ये मेन असर होता है ग्लोबल टेररिस्ट होने का। और दूसरा, पाकिस्तान में रहेंगे तो वहाँ पे भी अरेस्टेड रहेंगे। लेकिन ये तो खुले घूमते रहते हैं। हम देखते हैं मौलाना मसूद अज़हर जो है उसके बारे में यही है कि वो रेगुलर बेसिस पे अपनी जो एक हेट स्पीच है इंडिया के अगेंस्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ज़ाहिर उगलता वो रहता है। तो ऑपरेशन सिंदूर की अब हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जो हम इफ़ेक्ट को देखें कि उसमें क्या किया गया था, उससे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। तो इस मैप में हम वो टारगेट्स देख रहे हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके बाद, यानी कि 7 मई को, 22 अप्रैल को हमें पता है कि 22 अप्रैल को ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसको हम पहलगाम लिख देते हैं, पहलगाम टेररिस्ट अटैक ये हुआ था। और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, दिस वॉज अ रिटेलिएटरी operation against the cowardly terror attack in Pahalgam region of Jammu and Kashmir, right? तो अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये 25 मिनट की एक प्रिसिशन स्ट्राइक थी, सीरीज ऑफ प्रिसिशन स्ट्राइक्स। और इस सीरीज में हमने ये देखा कि 9 स्पॉट्स, लोकेशंस वर अटैक्ड यूजिंग वेपनरी जैसे रफाले, फिर उसके बाद हैमर मिसाइल, ब्रह्मोस। ये हमें पता है कि ये रशिया इंडिया के कोलैबोरेशन से बना है, और जो ये दोनों हैं रफाले और हैमर मिसाइल, ये फ्रांस से हमें मिला है। और ब्रह्मोस के साथ साथ यहाँ पे चर्चा S-400 की भी हो रही है। S-400 की बात हम करेंगे। S-400 जो है वो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब पहले हम वापस आ जाते हैं कि जो ये अटैक हुआ इसमें हमने एक 25 मिनट की का ये ऑपरेशन रहा, इसकी ड्यूरेशन रही। और इस 25 मिनट की ड्यूरेशन में हमने जो अटैक, जो स्ट्राइक्स करे, जस्ट अ मोमेंट, जो 25 मिनट का जो ये सीरीज ऑफ प्रेसिशन स्ट्राइक्स थी
उसमें ये इलाके थे, जैसे आप देखिए ये मुजफ्फराबाद हो गया, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर उसमें है। फिर दूसरा कोटली हो गया, तीसरा गुलपुर हो गया, चौथा भिम्बर, पांचवा सियालकोट, छठा चाक आमरू, फिर मुरीद के और बहावलपुर, इस तरह से। और इनमें ये बहावलपुर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये मुरीद के भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पाकिस्तान में है, दोनों प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर हैं ये, और ये तो पंजाब में है। तो इस तरह से अब आप देखिए कि बहावलपुर और मुरीद के इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका मैंने ऐसा क्यों कहा, तो मैं आपको वो बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बहावलपुर है, दिस इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद, वो यहाँ पे है। और मुरीद के में क्या है, यहाँ पे लश्कर तैयबा, इसका एक ट्रेनिंग सेंटर, स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये है यहाँ पे। तो अब आप इनको समझ सकते हैं कि इंडिया ने इस तरह से ये जो अपना जवाब दिया S-400 इंडिया ने जो जवाब दिया, तो इस जवाब में हमने ये चीज़ देखी कि आतंकी घटना हुई, और आतंकी घटना के जवाब में भारत ने, उन्होंने तो अपने टेररिस्ट भेजे, और वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स इसलिए कि उनका कोई नाम तो जुड़ा नहीं हुआ, हमें पता तो चल नहीं रहा कि अगर पकड़े भी जाएंगे पाकिस्तान कह देगा हमारे नहीं है ये, जैसे भी है। तो वो चीज़ है, तो उन्हें एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ किया गया। और यहाँ से हमें पता है, अगर हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करें, जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें अगर आप हमारे उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान, इट इज़ डोमिनेटेड बाय इट्स मिलिट्री, और मिलिट्री जो है इट यूजेस टेररिज्म as a tool of its foreign policy. तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया के अगेंस्ट, वो हमें यहाँ पे इसके पाकिस्तान के थ्रू ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये टेररिज्म इज़ यूज्ड एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी बाय पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कंट्रोल जो है वो मिलिट्री का है। और मिलिट्री जो है यहाँ पे किसे यूज़ करती है, वो यहाँ पे अपने स्पाई ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की ISI है, उसको यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको वो यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लश्कर जमात उद दावा मैंने आपको बताया, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ये अब लश्कर तैयबा का मैंने आपको मक्की बताया था, मक्की तो अब उड़ गया है, मर गया है। तो अब जैश ए मोहम्मद है, इसका है मौलाना मसूद अज़हर, और जमात उद दावा का जो है वो है हाफिज़ सईद। ये इस तरह से ये मेजर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑपरेट करती हैं खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में। उनका पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस को, और खुले घूमते हैं इनके जो चीफ हैं, और वो रिक्रूटमेंट करते हैं, इंडॉक्ट्रिनेशन करते हैं टेररिस्ट की, जो तैयार कराया जाता है टेररिस्ट को। और उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि वो एक तरह से टेरर लॉन्च पैड्स भी इन हेडक्वार्टर्स जो हैं ये, और जो लोकेशंस हैं टेरर कैंप्स, तो ये एक टेररिस्ट एक्ट्स के लिए लॉन्च पैड के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस कारण से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन जगहों पे अटैक करें। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मुजफ्फराबाद में 2 हैं स्टार्स जो स्ट्राइक करे हैं। तो इस तरह से टोटल 9 ये जगह थी जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया। और अटैक के बाद ये जो मैंने आपको बताया कि मुरीद के कोटली भी इम्पोर्टेंट है, वही वाली बात है कि यहाँ पे टेररिस्ट जो लश्कर तैयबा है उनके
कैंप्स चल रहे थे कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद फिर लॉन्च पैड की तरह ना यूज़ किया जाता था कि टेरर अटैक जो करना है अगर इंडिया में तो वो यहाँ से होता था। तो इन्हें अटैक करके डिस्ट्रॉय किया। अब जब इंडिया ने ये 25 मिनट की एक्टिविटी करी, उसके बाद पहले तो भौचक्का रह गया पाकिस्तान का कोई रिएक्शन भी तो आएगा ना। ऑपरेशन मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं क्रोनोलॉजी को कि 22 अप्रैल 2025 राइट। तो दिस इज पहलगाम terror attack, right? Then we have this 7th May 2025. This is 25-minute operation Sindoor. अब यहाँ पे जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसका रिएक्शन हमें देखने को मिला। रिएक्शन, उस रिएक्शन की बात करेंगे। पाकिस्तान कुछ तो करेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखते हैं इस चीज़ की कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जो ये 26 लोग मरे हैं, इनमें से 25 हिंदूज थे, और ये 25 जो हिंदूज थे ना ये मेल्स थे। फीमेल्स जो थी उनको नहीं मारा गया। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि पहलगाम जो था, यहाँ पे लोग कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट्स आए हुए थे, कपल्स थे, सुंदर। ये इतनी वादियाँ हैं कश्मीर की। कश्मीर जो है वो एक तरह से स्वर्ग है धरती पे, और ये जो स्वर्ग है यहाँ पे अपने जीवन के जो ऐसा कहा जाए कि स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, कोई उसको सेलिब्रेट करने के लिए आता है, प्रकृति की सुंदर नज़ारों को देखने के लिए आता है, तो उस उद्देश्य से यहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे कपल्स आए हुए थे, फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे भी थे साथ में, पति पत्नी थे, बच्चे थे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे चुन चुन के जो मेल्स थे उनको पकड़ा गया और उनको शूट करा गया, उनको मारा गया, ये चीज़ हुई। और यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो उन्होंने ये बोला कि अब एक महिला है वो बता रही थी कर्नाटक से वो आई थी, तो उन्होंने उनके हस्बैंड को मार दिया, तो उन्होंने टेररिस्ट से ये बोला कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ा, मुझे भी मार दो, मैं क्या करूँगी जी के। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और अपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को बताना कि हमने क्या किया है। इस तरह से करके चैलेंज किया, ये चीज़ बताई गई। तो यहाँ पे सेंसेशनलाइज करने वाली कोई बात नहीं, बस सिंदूर जो नाम रखा गया मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जैसे भारतीय हिंदू महिलाओं का सिंदूर जो कि एक सिंबल होता है ऑफ अ मैरिड वुमेन, फॉर्चुनेट मैरिड वुमेन, और हर फॉर्चून इज लिंक्ड टू दैट सिंदूर। तो उस सिंदूर वो जो होता है वो सुहाग की निशानी होती है, और अगर सुहाग को मिटा दिया है, किसी महिला के पति को मार दिया है, वो नहीं है, तो सिंदूर भी मिट जाएगा। तो उसका जवाब जो दिया इस 25 मिनट के ऑपरेशन के द्वारा, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इट इज़ सिम्बॉलिक, वी वुड जस्ट से दैट इट इज़ सिम्बॉलिक, जो नाम इसका रखा है। जैसे हम बात करते हैं जब 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अगस्त में वहाँ पे सत्ता कब्जा ली थी यूएसए के जाने के बाद, तो वहाँ से जब लोगों को एवैक्यूएट किया गया था, इंडिया का जो मिशन था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति, मिशन देवी शक्ति। तो उसी तरह से ये है ऑपरेशन सिंदूर। तो कोई ना कोई नाम देना होता है, तो ये नाम इसको दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। और अब हम बात करते हैं पाक के रिएक्शन की। तो पाक का जो रिएक्शन है वो किस तरीके का रहा उसके बारे में देखते हैं। पाक ने फिर यहाँ से अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स इस तरह से भेजी, और जो ड्रोन्स थे ये टर्किश थे, और मिसाइल्स जो थी वो चाइनीज़ थी।
इनको भेजा। अब जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स इंडिया की तरफ भेजे इंडिया पे अटैक करने के लिए, और साथ में इन्होंने शेलिंग भी करी, आर्टिलरी, इसमें भी ऐसे बताया जाता है कि अराउंड 16 सिविलियंस रेजिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट, तो ये लोग इसमें मारे गए थे। अब एक तो ये लोग मारे गए, ये बहुत दुख की बात है कि पहले 26 लोग मारे गए, उसके बाद फिर ये इस तरह से 15-16 लोग, मतलब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन जो भी सोर्सेज से पता चला है उस तरह से इतने टोटल लोग मारे गए कि लगभग 40 के आसपास हम कह सकते हैं, 25 और 15 40, तो लगभग अराउंड 40 लोग इसमें मारे गए थे पूरे इस बार जो ये हमला हुआ था आतंकी। पहले 26 और उसके बाद फिर इस तरह से 15-16 जो हैं, जो कि रिपोर्ट्स के हवाले से हम कह रहे हैं कि ये शेलिंग में मारे गए थे, जो पाकिस्तान से हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पॉन्स में। अब यहाँ पे जो ये ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं, ये इंडिया में जब आई तो ये बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। अब इन्होंने यहाँ पे इन्हें इंडिया भेजा, तो इंडिया को पता था पहले ही कि कुछ तो होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले इंडिया एकदम से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था, और इंडिया ने उससे पहले मॉक ड्रिल की बात करी थी। तो मॉक ड्रिल की तो बातें कर रहे थे और लॉन्च कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, मतलब एक ब्लैकआउट वगैरह पूरा करना था, और उसी दौरान ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे हम इधर ब्लैकआउट भी लिख देते हैं ऑपरेशन सिंदूर के आसपास, ये आपको ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको कवर किया था मॉक ड्रिल के द्वारा। मॉक ड्रिल, बात चल रही थी कि मॉक ड्रिल होगी पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, और कर दिया इन्होंने लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर। अब जब ये टर्किश ड्रोन्स और चाइनीज़ मिसाइल्स आर्टिलरी के साथ साथ, आर्टिलरी तो थी इसमें, तो लोग मारे गए थे एकदम से, उनको मतलब देवर कॉट अनअवेयर्स, लेकिन जो ये ड्रोन्स और मिसाइल्स थी ये जब भारत में भेजे गए एक साथ, तो इनका जो मुकाबला था वो भारत ने किया, और वो किया अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, उसमें जो मेजर उसके कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे S-400 की बात हो रही है। लेकिन S-400 तो अल्टीमेट है, जो मतलब कोई हमारा मल्टी लेयर्ड है जो एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें हम पृथ्वी सिस्टम की बात करेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। फिर आकाश सिस्टम की बात करेंगे, ये भी मिसाइल सिस्टम है, पृथ्वी, आकाश, S-400। अब ये हो गया, और उसके बाद मैन पैड्स को भी हमने यूज़ किया था। मैन पैड्स क्या होता है बेसिकली, ये एक तरह से रॉकेट लॉन्चर मान सकते हैं हम इसे। इस तरीके के होते हैं ये कि इसमें इन्हें हाथ से कैरी किया जा सकता है, और उसके बाद इन्हें उस जगह पे ले जाया जा सकता है जहाँ पे हमें किसी भी एरियल टारगेट को हिट करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ मैन पैड, ये रहा, ये वाला। तो हम मैन पैड को यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इज मैन पैड। बाकी आकाश सिस्टम और पृथ्वी सिस्टम, S-400 ये चीज़ है, इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे। अगर हम इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम इसको सर्च करेंगे तो
तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने आकाश की बात करी थी, तो ये आकाश सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल, और जो इसकी रेंज है दैट इज 25 किलोमीटर। ये बराक 8 है, दिस इज बीन को डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल। स्पाइडर भी जब हम बात करते हैं तो ये भी इजराइल से ही हमें मिला है, स्पाइडर। तो इस तरह से व्हीकल्स हैं और यहाँ पे मिसाइल्स हैं, और इन मिसाइल्स को सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, तो इनकी जो रेंज है ये आप देखिए, यहाँ पे आकाश की जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है, इसकी 70 किलोमीटर है, स्पाइडर की 15 किलोमीटर है, और बराक 8 की 100 किलोमीटर है। ऐसे ही S-400 की हम बात करेंगे तो S-400 जो है वो 400 किलोमीटर है। S-400 को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इसी पूरे सिस्टम को सुदर्शन चक्र का नाम भी दिया गया, मतलब एक इंडियन वर्जन होता है, नाम दिया जाता है हर चीज़ को, तो वो सुदर्शन कहा जाता है। यहाँ पे S-400 है, इसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी कैन गिव क्रेडिट टू इंडिया टुडे ग्रुप, उनका हमने यहाँ पे पिक्चर यूज़ किया है, तो कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट वी आर यूजिंग इट, सो वी कैन गिव क्रेडिट टू देम। और इनकी भी ये सोर्स है, इन्होंने भी IDRW मीडिया रिपोर्ट्स जो उनकी हैं उनसे लिया है ये। तो नाउ वी कैन हैव अ लुक एट दिस S-400 ट्रायम्फ, इंडिया स्काई शील्ड। तो ये इंडिया का फ्रंट लाइन एयर डिफेंस है अगेंस्ट एनिमी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। तो ड्रोन्स मिसाइल्स उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो बताई है $1.25 बिलियन, और रेंज इसकी ऑपरेशनल रेंज है 400 किलोमीटर्स। डिप्लॉयमेंट टाइम 5 मिनट्स में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। इट कैन डिटेक्ट फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स, बोथ क्रूज एज वेल एज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स दो तरह की मिसाइल्स होती हैं बेसिकली। अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो वो होती हैं क्रूज मिसाइल, और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इनके एग्जांपल अगर हम लें तो क्रूज मिसाइल तो हो गई हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड जो है वो मैक 4 है, यानी कि साउंड की स्पीड से 4 टाइम्स। और अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल की बात करें तो हम अग्नि मिसाइल की बात कर सकते हैं। और अग्नि में हमारा अग्नि 5 को अगर हम देखें, इसकी स्पीड आप गैस करिए कितनी होगी। इसकी स्पीड है मैक 24, साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा ये है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहाँ पे फिर वो वाली एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे हम यहाँ पे S-400 को डिस्कस कर रहे हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में ये क्वेश्चन भी आता है कि जब इंडिया के पास अपना अग्नि 5 है जिसकी स्पीड मैक 24 है, तो फिर हम ब्रह्मोस पे करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? वाई करोड्स ऑफ रुपीज़ ऑन दिस वन ब्रह्मोस? वो इसलिए क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। तो डिफरेंस यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है दैट इज फिक्स्ड। एक बार फिक्स कर दिया तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसे हम कहते हैं, हाई लॉन्ग रेंज होती है। ये 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। और इसकी हम रेंज की बात करें तो आपने देख लिया इसकी कितनी है,
500 भी नहीं है, 400 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी कम रेंज है, कम स्पीड है। ये देखिए आप यहाँ पे कम रेंज है, कम स्पीड है इसके मुकाबले। इसकी मैक 24 है स्पीड, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, स्पीड है मैक 4, लेकिन फिर भी हम क्रूज़ मिसाइल के ऊपर इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने अपना जो है ब्रह्मोस को यूज़ किया गया था और हमने सक्सेसफुली फिर कुछ किया इससे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या किया। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ अपने रफ़ेल को यूज़ किया हमने, फाइटर जेट्स को। उसके बाद फिर उनका जब अटैक आया तो हमने किसको यूज़ किया, हमने यूज़ किया S-400 को। उसके बाद फिर हमने ब्रह्मोस मिसाइल को भी यूज़ किया था, ब्रह्मोस को भी किया और फिर से रफ़ेल को भी किया यूज़, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो क्रूज़ मिसाइल है उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है ना, उसकी ट्रैजेक्टरी की अगर हम बात करें, क्रूज़ मिसाइल उसकी ट्रैजेक्टरी, it can be altered because it is remotely controlled. राइट, ये चीज़ है। अब हम S-400 की बात कर रहे हैं, तो S-400 में इसकी रेंज की बात भी हो रही है विद डिफरेंट मिसाइल्स। तो यहाँ पे मिसाइल्स के नाम दे रखे हैं 1 2 3 4 इस तरह से, इतने स्पेसिफिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी वेरिएबल रेंजेस हैं एज़ पर द यूजेज ऑफ मिसाइल। 120 किलोमीटर भी है, मतलब 100 भी है, 200 भी है, 250 भी है और 400 भी है। 1 2 3 4 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, फिर 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, इस तरह से ये रेंज है जिस रेंज में अटैक कर सकते हैं। और इसकी सर्वेलेंस रेंज है 360 डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री पे इसकी सर्वेलेंस रेंज है। और यहाँ पे हम ने सारी चीज़ें देख ली हैं। फिर उसके ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ये लगभग 70 किलोमीटर के आसपास जो ऑल्टीट्यूड है उतने पे अटैक कर सकता है। यहाँ पे जो हमने ऑल्टीट्यूड की बात करी थी, तो वो ऑल्टीट्यूड यहाँ पे आप देखिए इधर दे रखा है 30 किलोमीटर, यानी कि इस तरीके से है। और यहाँ पे दिखा भी रखा है कि इंडिया किन किन रीजन्स को यहाँ पे कवर कर सकता है। तो बेसिकली पाकिस्तान, हमारे पास जो है S-400, उनको 5 S-400 का हमने रखा हुआ है कि भाई 5 हमें S-400 का हमने ऑर्डर दे रखा है रशिया को। और हमारे पास अभी 3 थी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक चाइना के यहाँ लगा रखी है और एक यहाँ लगा रखी है। 2 चाइना के लिए और 3 पाकिस्तान के लिए, इस तरह से है। लेकिन इंडिया के पास अभी 3 ही थी फ़िलहाल। आउट ऑफ द 5 दैट वी ऑर्डर्ड टू रशिया, वी हैड 3 आउट ऑफ 5 अवेलेबल। और उनको यहाँ पे इस तरह से हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, मतलब वो इस तरह से जैसे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ये S-400 है, तो ये जो मिसाइल है कितने ऑल्टीट्यूड तक ये अटैक कर सकती है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर है, इतनी ऊंचाई तक। और कितनी दूरी तक, तो वो दूरी जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे 400 किलोमीटर, इस तरह से। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी। फिर यहाँ पे आप देखिए इसको कि यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक बातें लिख रखी हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड के द सिस्टम कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स साइमल्टेनियसली। ये तो एक साथ बहुत सारे टारगेट्स अगर आएंगे तो उनको भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे इट कैन टेक केयर ऑफ देम। और पॉसिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस यहाँ पे ये लिखे हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद इसके जो इंटीग्रेट्स हैं वो मल्टी फंक्शन रडार है, रडार होते हैं इसमें जिनसे कि डिटेक्ट किया जाता है अगर कोई भी ड्रोन है या फिर मिसाइल है या फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, तो अगर वो आ रहा है एनिमी का तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है रडार के थ्रू, मल्टी फंक्शन रडार है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, तो जो मिसाइल्स हैं फिर उनसे तो टारगेट किया जाता है, पहले डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद
उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा और इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट। तो फिर ये लॉन्चर्स हैं, ये लॉन्चर है आप जो देख रहे हैं, यहाँ से लॉन्च होता है। उसके बाद ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेंज आपने देख ली है। तो बेसिकली ये जो S-400 है, इसके बारे में जो मैंने स्टेप्स आपको बताए वो यही हैं कि स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन वो हैं डिटेक्ट, आफ्टर डिटेक्शन इट विल ट्रैक, and after tracking it will intercept and destroy. What missiles, both ballistic and क्रूज, फिर ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, इस तरह से। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमने जो चीज़ें यूज़ करी थी उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन हो गया। बाकी जैसे हम बात करें कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, तो वहाँ पे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की हम बात करेंगे तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि 22 अप्रैल को इस तरह से एक टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में। 7 मई को यानी कि उसके 16 दिन बाद आप 22 और 9 करेंगे तो 22 और 8 करेंगे तो हो जाएगा 30 तारीख, और 30 के बाद 8 दिन हो गए वो, और उसके बाद फिर है 7 मई। तो यानी कि पूरे 15 दिन बाद इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तो पाकिस्तान का, इसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया जिसमें पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे और यहाँ पे आर्टिलरी शेलिंग भी करी थी, जिसमें कि फिर से 15-16 सिविलियंस मारे गए थे। कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सिविलियंस मारे गए थे। दिस इज़ वेरी significant thing, worth a mention at least, and again steps have to be taken to prevent such things getting repeated. और उसके बाद फिर जब इन्होंने, पाक ने इस तरह से किया तो फिर अगेन इंडिया ने भी, इंडिया स्ट्रक बैक, और इंडिया ने फिर क्या किया उस चीज़ को अगर हम देखें तो ये है कि दिस इज़ 22 अप्रैल के रिस्पॉन्स में हमने देखा कि 7 मई, 22 अप्रैल हो गया पहलगाम अटैक, सात मई को हुआ फिर ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का। और इसमें हमने क्या यूज़ करा, इसमें हमने मेनली जो चीज़ें यूज़ करी वो हम देखेंगे। फिर उसके पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान ने क्या किया इसके रिस्पॉन्स में, वो इन्होंने ड्रोन्स से अटैक किया। ड्रोन्स के बाद चाइनीज़ मिसाइल्स यूज़ करी और आर्टिलरी शेलिंग, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से। फिर इंडिया ने फिर से इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल वो तो करी, लेकिन ब्रह्मोस से पहले इंडिया ने S-400 को यूज़ किया to neutralize, to destroy these drones and missiles against these S-400. Akash, depending upon the distance and range, इन्होंने इस तरह से किया। पृथ्वी, फिर बराक 8 जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर्स, S-400 की है 400, और स्पाइडर भी मिसाइल ये भी यूज़ हुई।
ये दोनों इजरायली हैं, स्पाइडर और बराक-8। बराक-8 तो को डेवलप किया इंडिया और इसराइल ने, ये आपको मैंने अभी बताया। उसके बाद जब इंडिया ने इनको न्यूट्रलाइज़ करा पाकिस्तान की ओर से आए हुए मिसाइल्स को और ड्रोन्स को, जो कि ड्रोन्स मैंने आपको बताया ये टर्किश थे और मिसाइल्स जो थी ये चाइनीज़ थी। तो यहाँ पे टर्की की और चाइना की पाकिस्तान ने लगे हाथों बेइज्जती भी करवा दी, टर्की एंड चाइना। तो वी वुड से है एम्बेरस्ड। Because it also displayed the efficacy, the efficiency of their weapons, of their drones, missiles, how they can perform in a warlike situation, in a conflict between the two countries, how they will perform when it would matter the most. तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो इंडिया के जो मेजर हम कहेंगे जो चीज़ें यूज़ करी, जो टेस्टिंग हुई ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें एक तो इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि रफाले, यहाँ पे रफाले और हैमर मिसाइल्स इसका मेन था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इधर रफाले, हैमर मिसाइल, और रफाले के ऊपर जो लगी रहती है मिसाइल स्कालपेल, वो रफाले और हैमर मिसाइल मेनली। तो जो हम रफाले की बात कर रहे हैं उसमें रफाले में जो इंटीग्रेट होती है मिसाइल वो है फ्रांस की स्काल्प मिसाइल। तो इसे हम स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं और इसकी जो आप देखेंगे ऑपरेशनल रेंज है वो 550 किलोमीटर्स है स्काल्प मिसाइल। मैक्सिमम स्पीड जो है वो मार्क 1 से थोड़ी सी कम है, 0.95 मार्क। तो यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज़ किया तो वहाँ पे रफाले, हैमर और स्काल्प, ये रफाले के साथ ही इंटीग्रेटेड होती है। इन मिसाइल्स को यूज़ किया इंडिया ने, जो कि है फ्रांस की मेनली। ठीक है, उसके बाद S-400 को यूज़ किया, आकाश को यूज़ किया, पृथ्वी को, बराक को। तो ये है रशिया की और इजराइल की, राइट। तो यहाँ पे हम कंट्रीज़ का नाम दे देते हैं। फ्रांस, इसका मटेरियल इंडिया ने यूज़ करा, रशिया का यूज़ किया, इजराइल का यूज़ किया, और इन्होंने किसका किया? पाकिस्तान ने। इनका अलग कलर देते हैं पाकिस्तान वालों का, ये वाला देते हैं। टर्की के ड्रोन करे, और चाइनीज़, टर्किश और चाइनीज़ इन्होंने माल यूज़ करा, चाइना के मिसाइल्स यूज़ करें। तो उसका क्या हश्र हुआ वो हमने देखा यहाँ पे अभी। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे इंडिया ने पहले तो इन्हें डिस्ट्रॉय करा, इनके ड्रोन्स को और मिसाइल को। फिर इंडिया जवाब भी तो देगा ना। तो इंडिया ने जो जवाब दिया उसमें इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल, इसको भी यूज़ किया। अगेन दिस इज ऑफ रशिया। इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है। जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया, वैसे ही बराक जो है दोनों बी से ही हैं, ब्रह्मोस और बराक 8 इट हैज़ बीन को डेवलप्ड बाय इंडिया एंड उसके बाद हम ये इजराइल। और ब्रह्मोस मिसाइल जो लॉन्च करी इंडिया ने, वो कहाँ पे करी, किसके ऊपर करी? वो उन्होंने करी एयरफील्ड्स पे, एयरफील्ड्स ऑफ पाकिस्तान। एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं कितने डिस्ट्रॉय करे, लेकिन एयरफील्ड्स करे। और पुष्टि एक की तो हुई है, पाकिस्तान भी पुष्टि करता है, तो ये चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें हुई और ये ऑपरेशन सिंदूर था पूरा का पूरा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर एक रिएक्शन, फिर काउंटर अटैक, फिर उसका काउंटर अटैक, इस तरह से ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव, ये सारा चला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो हमने ये देखा कि व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट it was about to escalate into a full-fledged war, then immediately we saw a ceasefire.
abrupt ceasefire. This thing was witnessed. An abrupt ceasefire was witnessed. एंड जो ये सीज़फायर हुआ इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई कि यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए ने पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, इनके जो डीजीएमओ हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया सीज़फायर के बारे में। तो उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हमने, यहाँ पे एक सवाल उठता है बहुत बड़ा कि शिमला एग्रीमेंट का क्या। शिमला एग्रीमेंट 1972, that is the Indira Doctrine. What about that? शिमला एग्रीमेंट क्या है? शिमला एग्रीमेंट बेसिकली ये है कि 1971 वाला जो इंडिया had a victory over Pakistan. After that, इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री it surrendered and Pakistan was broken into two divisions. It was divided into two, and then one was Pakistan and other was बांग्लादेश। अब ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिवीज़न है ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। आपको इसके बारे में जानना है तो आप जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हैं उसके ऊपर हमारा लेक्चर है, उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे 1971 के बारे में हमने जो डिस्कशन किया पूरा, वो तो उसे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ये हुआ इसके बाद 19 इस वॉर के बाद फिर एक ये था कि भाई ठीक है अब शांति आगे बनी रहे और किस तरह से क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे सीज़ फायर की भी बातें होती हैं। तो दिसंबर में 1971 में ये हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वॉर, और 1972 में फिर हमने देखा था कि शिमला में एक एग्रीमेंट हुई थी। जैसे अभी सीज़ फायर के लिए बातें हो रही ना इस्तांबुल में रशिया यूक्रेन के बीच में, उस तरह से 1972 में शिमला में हुई थी। हमें पता है कि 1961 में 1965 वाला जो वॉर था उसके लिए जो उसके बाद जो एग्रीमेंट हुई थी वो हुई थी ताशकंद में। लेकिन ये वाली जो कि उस समय था यूएसएसआर में। और शिमला एग्रीमेंट में ये बात हुई थी कि एनी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आउटसाइड पावर कंट्री, उसकी इंटरफेरेंस विल नॉट बी अलाउड। That will not be allowed to interfere. They will then do what? They will resolve the issue bilaterally. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी सकता है कि हैव वी ड्रिफ्टेड अवे, डाइवर्टेड, और हैव वी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द, हैज़ द इंदिरा डॉक्ट्रिन बीन डाइल्यूटेड। तो उसमें आपको एक बहुत ही सधा हुआ संभला हुआ जवाब देना है कि भाई इंदिरा डॉक्ट्रिन, इसमें एक डिस्कशन मैंने देखा था तो वहाँ पे ये निकल के आता है उस डिस्कशन के बाद, सुहासिनी हैदर हैं उन्होंने, जो कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बोलती हैं, तो द हिंदू में वो लिखती हैं। तो दैट कॉलमनिस्ट, दैट लेडी सेड दैट यस, टू सम एक्सटेंट वी कैन से, शी स्ट्रांगली सेड दैट द इंदिरा डॉक्ट्रिन, द शिमला एग्रीमेंट हैज़ बीन डाइल्यूटेड, इट हैज़ बीन ऑल्टर्ड बाय दिस, बिकॉज यहाँ पे लड़ाई हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान इज़ लूजिंग, इंडिया इज़ विक्टोरियस। कि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने वहाँ पे पहले तो उनके इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने क्या किया है,
पहले उनके 9 टेररिस्ट लोकेशंस उनको डिस्ट्रॉय किया, टारगेट किया। उसके बाद टर्किश ड्रोन्स और चाइनीज़ मिसाइल्स इनको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद एयर बेसिस इनको डिस्ट्रॉय किया। तो जब ये सारी चीज़ें इंडिया ने कर दी, और बदले में पाकिस्तान क्या कर पाया? पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान ने क्या डैमेज किया इंडिया का, उसकी बात होती है। तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना किया कि पहले तो उसने टेररिस्ट एक्ट एक कमिट किया, और उसके बाद में जो शेलिंग करी थी क्रॉस बॉर्डर, उसमें जो निर्दोष लोग फिर मारे गए, वहाँ के रेजिडेंट्स, वो उतना ही कर पाए, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ी बात है, किसी की जान जा रही है तो सबसे बड़ा एक क्षति है, सबसे बड़ी। लेकिन जो हम बात करते हैं कि हमने वहाँ पे जाके उनके टेररिस्ट जो हाइड आउट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करा, लेकिन वो क्या कर पाए। और उसके बाद फिर ये होता है कि एकदम से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक लूजिंग साइड में है, और एकदम से यूएस से आता है और यूएस से डिक्लेयर कर देता है सीज़ फायर। और साथ में फिर वो ये भी कहता है कि भाई मैंने सीज़ फायर करवाया, मैंने धमकी दी थी इंडिया और पाकिस्तान को कि अगर वॉर को नहीं रोका तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, टैरिफ लगा दूँगा, सैंक्शंस लगा दूँगा। बाद में इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया यूएस ने इसमें कोई हमें धमकी नहीं दी, और हम कोई धमकी में के दबाव में आके हमने वॉर को नहीं रोका है। हमें जो अप्रोप्रिएट जवाब देना था, हमने वो अप्रोप्रिएट जवाब दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये भी देखें कि जो इसको इंदिरा डॉक्ट्रिन, has it been diluted? तो हम कहेंगे कि critics say that it has been diluted, yes, but then there are also certain intellectuals who say that US role in Operation Sindoor, stopping this, was not between the conflict, not related to the conflict between India and Pak, but it was just to stop the hostilities. Hostilities should come to an end. इस तरह से है कि भाई हॉस्टिलिटीज़ को यहाँ पर रोक दिया जाए, ताकि पीस के लिए थोड़ा सा ये आ जाए, तो पीस इस्टेब्लिश हो जाए। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई। यहाँ पे ये भी कहा गया कि इसमें चाइना का क्या रोल है, क्योंकि बेसिकली ये थी कि बात कि यूएस ने जो ट्रेड वॉर शुरू किया था, हम कहेंगे टैरिफ वॉर, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करा था 2025 में। उसमें हमने ये भी देखा कि चाइना वाज लूजिंग, एंड देन मैनी corporations, companies, they were leaving China and going outside also to India. बट अगर इंडिया में इस तरह से टेररिस्ट अटैक्स होंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, वॉर लाइक सिचुएशन होगा,
तो विल एनी कंपनी, वुड इट लाइक टू कम हेयर, वुड इट लाइक टू इन्वेस्ट? नो, द आंसर इज नो। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने फिर देखा अभी तक आईफोन की भी बात चल रही थी कि आईफोन जो है उसने इंडिया में अपनी शुरुआत कर दी है और यूएसए ने इसका विरोध भी करा। चाइना को भी ये लग रहा है भी कि हमारे यहाँ से हट के ये इंडिया में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसमें चाइनीज़ एंगल की भी काफ़ी चर्चा हुई कि चाइना का इसमें हाथ हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ है। और फिर एक क्वेश्चन यही आ सकता है कि हैज़ द इंदिरा डॉक्ट्रिन बीन डाइल्यूटेड? दूसरा यूएस के रोल की बात आई, वो हमने यहाँ पे देख लिया। लेकिन जो इसका पॉजिटिव हम देखें वो यही है कि टेस्टिंग हो गई। किसकी? पहले तो इंडिया की, दूसरी पाकिस्तान की। इंडिया ने यूज़ करे रशिया का ब्रह्मोस S-400, इज़राइल के साथ जो उसने बनाया बराक 8 और स्पाइडर बराक 8, यहाँ पे ब्रह्मोस और S-400। उसके बाद फ्रांस का हमने रफाले यूज़ करा, उसकी स्काल्प मिसाइल उसी में लगी हुई थी। हैमर मिसाइल यूज़ करी। और अपने जो सिस्टम थे इंडिया के खुद के, पृथ्वी, आकाश एटसेट्रा, तो उनकी एफिशिएंसी यहाँ पे चेक हो गई। और पाकिस्तान ने क्या यूज़ किया? टर्की के ड्रोन और चाइना का माल भी यूज़ किया, मिसाइल्स। तो उनकी एफिशिएंसी यहाँ पे चेक हो गई। तो यहाँ पाकिस्तान ने अपनी भी बेइज्जती कराई और टर्की और चाइना की भी बेइज्जती कराई कि वो कैसे उन्हें इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये चीज़ है। अब हमें एक एंगल से और देखना है इस चीज़ को, और वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया, इसकी मीडिया का क्या रोल था? तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और फिर अटैक और काउंटर अटैक चल रहे थे, एमिड ऑपरेशन सिंदूर, अटैक, ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव, हमने यहाँ पे ये देखा कि जो इंडियन मीडिया है उसने यहाँ पे कुछ खबरें करी, जैसे कि कराची पोर्ट, इसकी सीज हो गई है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये भी कहा गया कि आसिम मुनीर, जो कि मिलिट्री चीफ हैं, आर्मी चीफ, उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। एक कूप हो गया है इन पाकिस्तान। फिर ये भी था कि भी इस्लामाबाद जो है that has been occupied by India। यही नहीं, यहाँ पे ये भी था कि भी बलूच जो लोग हैं इन्होंने भी अटैक कर दिया है और ऑक्यूपाई कर लिया है पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट। इस तरह से ये चीज़ें चली इंडियन मीडिया में।
और आपको ये सुन के यू वुड बी अम्यूज्ड कि इनमें से एक भी बात सच नहीं है. दिस वाज ऑल फॉल्स, फेक न्यूज़. ये फेक न्यूज़ चल रही थी इंडिया के मीडिया में. अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो बहुत संभले हुए शब्दों में आपको यही बोलना है कि ये सेंसेशनलाइज, इसके पीछे इनका मकसद क्या है. इसके पीछे इनका मकसद क्या है, तो आपको यही लिखना है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया. क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि जैसे हमने देखा था कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी की अगर आप देखें, इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक इज़ देयर इन योर यूपीएससी मेंस, राइट. इंटरनल सिक्योरिटी, तो उस इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा रोल ऑफ मीडिया, ये भी एक टॉपिक है. तो आप कोट कर सकते हैं जैसे कि मीडिया का ये रोल है, यहाँ पे ये फेक न्यूज़ इस तरह से फैलाई थी. और दूसरा फिर ये भी है कि हम एग्जांपल इस बात का भी ले सकते हैं, पास्ट में जैसे हुआ था 2008 में. 2008 में क्या हुआ था? 2008 में हुआ था मुंबई टेरर अटैक, राइट. इसमें कसाब पकड़ा गया था. तो वहाँ भी तब मीडिया का जो रोल था ना, उसमें यही कहा जा रहा था कि मीडिया जो है वो सारी चीज़ें दिखा रहा था, और उसके कारण जो सैटेलाइट फ़ोन्स यूज़ करे गए थे, सैटेलाइट फ़ोन्स यूज़ किए गए थे बाय द टेररिस्ट, और लाइव उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे. टीवी में दिखाया जा रहा था कि वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, और लाइव इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे कि आप यहाँ जाओ और ये करो. तो एक तरह से वो मीडिया का रोल था. तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ, और अभी भी मीडिया यही काम कर रही है. देखिए इस तरह से, तब तो चलो फिर भी ये था कि फेक न्यूज़ वाली बात नहीं थी, अब यहाँ पे फेक न्यूज़ और आ गई है. तो मीडिया इज़ द फोर्थ, द पॉजिटिव लाइन दैट यू कैन ड्रॉ हियर इज दैट मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर of democracy. The other three, you know who they are. It is the fourth pillar of democracy. So, and it should also remember what Spider-Man said. The great philosopher Spider-Man said, with great power comes great responsibility. तो ये मीडिया को याद रखना चाहिए था. दिस इज़ बाय द वे आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, दिस वाज माय टॉपिक in my UPSC mains. It was a question in essay I would write here in 2014 when I wrote UPSC mains. So this was the topic. With great power comes great responsibility. मैंने वहाँ पे essay में दो topics choose करे थे. It was in 2014 that first time we witnessed that instead of one essay topic there were two essay questions, two essay topics were there. तो एक मेरा था कि this one, this very question, with great power comes great responsibility. Power, responsibility. And the other one was tourism, which I wrote. Tourism, is it the next big thing for India? तो साथियों मैंने ये दो टॉपिक्स थे, इनके ऊपर लिखा था और बाद में मेरे मार्क्स आए थे. आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी माय मार्क्स इन मेंस, नॉट टोटल बट यस दिस वन. तो वो ये था कि इसमें मेरे मार्क्स आए थे 148 आउट ऑफ 250. आई एक्सपेक्टेड अराउंड 125 कि 125 आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन 148 मार्क्स आई गॉट इन एसे. Power with great power comes great responsibility, and tourism is it the next big thing for India. So we'll probably have some session on essay also, maybe sometime down the line later on. But yes, इस तरह से आप मीडिया के बारे में लिख सकते हैं कि मीडिया किस तरह से अपनी पावर का एक गलत
इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, अपनी पावर का अब्यूज़ कर रहा है, क्योंकि पावर उसकी ये है कि उसको लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं, और वो किस तरह से मिसगाइड कर रहा है हमारे लोगों को, जस्ट फॉर टीआरपी. द बेसिक मोटिवेशन फॉर देम इज टीआरपी. टीआरपी विल give them more revenue. So what is this? A race for capitalism, under the influence of capitalism. That's it. Advertisement and all, revenue through advertisement, right? TRP, advertisement, revenue, and this is all guided by capitalist. So again, this leads to a debate of capitalism versus welfare. Capitalism versus welfare. राइट. अब यहाँ पे इंडियन मीडिया की तो हमने बात कर ली और हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. देखिए, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए ऐसा हुआ था, तो बच के रहना है. मीडिया वीडियो को ज़्यादा देखना नहीं है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है. इंडियन एक्सप्रेस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द फर्स्ट बेस्ट सोर्स इज इंडियन एक्सप्रेस. आई वुड से आई पर्सनली रीड दैट वन, राइट. एंड प्रीवियसली आई यूज्ड टू रीड द हिंदू. बोथ आई वुड से आर good newspapers for UPSC aspirants, English, right? And for Hindi you can refer जनसत्ता. It's a newspaper. हमारे यहाँ पे इधर आता है, फरीदाबाद, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे जनसत्ता आता है. And for international relations you can read this newspaper, Hindustan, by HT Group, right? Hindustan. This is the newspaper. These newspapers you should read, and you can refer to like sources. You can refer to independent sources, independent, reliable sources. Basically the thing is, like, you will get so many things on in today's era of social media, right? WhatsApp is there. Beware of WhatsApp. So WhatsApp, just should be very aware, be aware, right? And YouTube, again, here also you have to use it judiciously. Apply, if you watch it, apply your mind, whether that is feasible, whether that is practical, pragmatic, whether that is possible, right? That is very important. तो इस तरह से ये देखा. लेकिन अब इंडियन मीडिया ने तो किया, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान मीडिया जो है उसने भी कड़ी टक्कर दी इंडियन मीडिया को. पाकिस्तान मीडिया में ये बताया गया कि भाई इंडिया के जो रफाले हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया. इंडिया के जो एयरफील्ड्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय, S-400 हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. ऐसी ऐसी बातें कही गई. और देखिए इंडिया ने जो ये अटैक किया था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने जब ये एयरफील्ड्स पे, तो इन्हें एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर. ये एयरफील्ड्स भी जो था ना, ये भी आप समझिएगा चाइनीज़ थे, चाइनीज़ इक्विपमेंट लगी हुई थी सारी. तो चाइना की बहुत बुरी बेइज्जती हुई है यहाँ पे, ठीक है. तो पाकिस्तान मीडिया ने, अब आप बताइए इंडिया का कौन सा एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गया? इंडिया का S-400 डिस्ट्रॉय हो गया. वो कह रहे हैं कि हरियाणा, इंडिया के, ये इंडिया है ऐसे, ठीक है, रफ स्केच है. तो यहाँ पे हरियाणा, उसके हिसार, ओके, उसके आदमपुर में एक स्टेशन है S-400. इन्होंने कहा कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है पाकिस्तान में. तो फिर मोदी जी जो है ना, अब उनको जवाब तो देना होगा ना. तो मोदी जी पहुंचे हिसार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, Modi ji. He went to Hisar and he talked about, he addressed the nation
एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस, सबको एड्रेस किया। और उस एड्रेस में इन्होंने कुछ बातें करी थी। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ, न्यू नॉर्मल। और इन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा इससे थ्री थिंग्स, सूत्र कहे था उन्होंने, 3 सूत्र निकल के आते हैं। 3 थिंग्स दे कम आउट ऑफ दिस एपिसोड। ये जो प्रसंग हुआ था, ये जो आतंकी घटना हुई, फिर हमने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, तो उससे 3 बातें निकल के आती हैं। पहली उन्होंने कही कि एक तो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज़ द न्यू नॉर्मल। उन्होंने पहला बताया कि एनी टेररिस्ट अटैक, okay, any terrorist attack from Pakistan, it will be taken as if it is a military aggression, ये माना जाएगा। अब मिलिट्री एग्रेशन माना जाएगा तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे ऊपर मिलिट्री अटैक करेगी तो हम क्या करेंगे, वी विल काउंटर ऑफेंसिव। और वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा न्यू नॉर्मल जैसा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा, ये चीज़ है। दूसरा उन्होंने कहा कि नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल। यहाँ पे हम ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ब्लैकमेल को भी करेंगे डिस्कस। और तीसरा कि मतलब कि न्यूक्लियर के ऊपर से कोई भी बहानेबाजी कर दो या ये धमकी दो कि भाई हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम आपके ऊपर लॉन्च कर देंगे, तो वो सब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा अभी। और तीसरा ये कहा कि दोज हु give asylum to terrorists या nurture them will be considered as terrorists। ये चीज़ें थी। तो दिस इज़, अभी ये इन्होंने कहा है कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। और इसमें एक मज़े की बात ये थी कि जब मोदी जी यहाँ पे बोल रहे थे ना, यहाँ पे मोदी जी मैं बना देता हूँ, पार्डन मी, मतलब मोदी जी से मोदी जी देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे कि इतनी बेकार ड्राइंग है, लेकिन आई विल जस्ट से मोदी जी हैं, ओके, जैसे भी बन रहे हैं आप समझिए, इट इज़ ओनली सिंबॉलिक, ओके। ये मोदी जी हैं। अगर ये मोदी जी यहाँ पे ये इस बारे में बात कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, ये न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं मोदी जी। तो यहाँ पे बैकड्रॉप में कुछ दिख रहा था, और बैकड्रॉप में जो दिख रहा था ना वो कुछ ऐसा दिख रहा था, और ये था S-400।
मतलब ये जो प्रोपेगेंडा मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान ने फैलाया था, जो पाकिस्तान मीडिया ने कहा था कि हमारे S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, आदमपुर वाले को, हिसार आदमपुर वाले को। तो उसको यहाँ पे मोदी जी ने उसका जवाब ऐसे दिया कि यहाँ बैकड्रॉप में जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो बैकड्रॉप में यहाँ पे S-400 खड़ा हुआ था, ये था। तो दिस इज़ अबाउट इट। अब ये सारी चीज़ें हो गई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। थोड़ा सा ब्लैकमेल की जो बात थी वो ये थी कि जैसे सबसे पहले जब अटैक हुआ तो इसमें 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ पहलगाम, और इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, राइट। लेकिन इसके बीच में जो ये 15 दिन थे, इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ ब्लैकमेल्स चले थे, कह सकते हैं। क्या थे वो, मैं उसकी बात करता हूँ। ब्लैकमेल्स के मतलब एक्शंस कुछ लिए गए थे, ओके, कुछ एक्शंस लिए गए थे। ऐसे ब्लैकमेल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, यू नीड टू रब इट। पाकिस्तान ने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, हमने एक्शन लिया था। क्या एक्शन था उसको भी देखेंगे। पहला स्टेप इंडिया ने लिया वो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको सस्पेंड कर दिया इंडेफिनेटली। तो उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ये मैंने आपको जवाब जो ये दिया है इंडिया ने, इसके बारे में मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा लेक्चर है, आप उसको रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, या इंडिया उसमें पूरे तौर पे क्या कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो रिटोरिक विल नॉट सर्व एनी पर्पस, making tall claims. We have to talk about practical possibilities. What is practically possible, and to what extent that is possible. That will work. That will do some favor to India's national interest, power, security, sovereignty, unity, territorial integrity, or for that matter, in any country. The only thing that matters is that practical possibilities that can be explored, that can be worked upon. तो पाकिस्तान ने बदले में हमने तो उनका पानी रोका, उन्होंने हवा रोकी। बेसिकली उन्होंने क्या किया? एयर स्पेस। वो देने से मना कर दिया इंडिया को। तो इंडिया ने भी अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया पाकिस्तान को। अब एयर स्पेस देने से मना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ ये देखेंगे। और इंडिया ने ये सस्पेंड किया इंडस वाटर ट्रीटी, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल स्टेप्स भी लिए थे, और वो ये थे कि जो इंडियन वीज़ा मिला हुआ था, उसे बंद कर दिया पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, और उनको कहा कि 2 दिन के अंदर गो बैक। जो पाकिस्तानी आए हुए थे। दूसरा, जो ऑफिशियल्स थे इंडिया के, उनको वापस बुला लिया, और जो ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान के, उनको वापस भेज दिया। ओके, कॉल्ड बैक। जो सार्क वीज़ा दे रखे थे, सार्क एक्सटेंडेड वीज़ाज,
they were cancelled. तो इस तरह के एक्शंस लिए गए थे। ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया, वीज़ा कैंसिल कर दिए, पाकिस्तान के जो लोग थे उनको कहा कि 2 दिन के अंदर आप वापस जाओ इतने दिन, और ऑफिशियल्स को कहा कि वापस जाओ, अपने ऑफिशियल्स को बुला लिया, ये सारी चीज़ें रहीं। और साथ में फिर ये जो एयर स्पेस है इसको बंद कर दिया गया। अब एयर स्पेस को जो बंद किया है इसका हम इम्पैक्ट देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली जब इंडिया की हम बात करें, अगर इंडिया से कोई जाएगा वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया, तो उसे पाकिस्तान एयर स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी शॉर्टेस्ट रूट के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर वो नहीं देगा तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़ेगा इंडियन एयरलाइंस को। लॉन्ग रूट होगा तो क्या होगा कि उससे फ्यूल ज़्यादा लगेगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी एयरलाइंस की, तो कॉस्ट बढ़ेगी, पहले एयरलाइंस की बढ़ेगी, और एयरलाइंस की बढ़ेगी तो पैसेंजर्स की भी बढ़ेगी टिकट के रूप में। इस तरह से टिकट्स महंगे हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अगर जाना है, मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया, तो उसे बीच में से इंडिया की एयर स्पेस यूज़ करनी होगी। ऐसे अगर वो नहीं देगा तो सेम चीज़ ये पाकिस्तान पे भी अप्लाई होती है। तो ये सारी चीज़ है। तो ये सारा हमारा डिस्कशन था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और इस पे क्या क्या बातें इसके बाद हुई। अब फाइनली लास्ट फ़िलहाल जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, उसको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया ने अपनी डेलीगेशंस भेजी हुई हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशंस, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वेरी आई वुड से इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी मिस्टर शशि थरूर, he has been sent. Then Mr. Asaduddin ओवैसी, इनको भेजा गया है। उसके बाद टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उनसे भी गए हैं। वहाँ से जो है वो शायद अभिषेक बनर्जी, वो रिलेटिव है ममता बनर्जी के, सेकंड इन कमांड हम उन्हें कह सकते हैं ममता बनर्जी के बाद टीएमसी पार्टी में वो हैं। अलग अलग ऐसे जो पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स को भेजा गया है। जैसे कि हम बात करें शिवसेना, यूबीटी, उद्धव बाल ठाकरे, ओके, तो उनकी तरफ से जो गई हैं वो हैं लेडी, एक हैं जो उनकी राज्यसभा में मेंबर हैं, उनका नाम है प्रियंका, मिस प्रियंका चतुर्वेदी। फिर बीजेपी तो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, तो बीजेपी के गए हैं एक तो निशिकांत दुबे, अभी वो रिसेंटली न्यूज़ में थे, आप बताइए किस लिए थे, ओके, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमेंट करी थी उन्होंने, वो हैं। फिर एक तेजस्वी सूर्या, ही इज़ अ यंग डायनामिक लीडर फ्रॉम कर्नाटका, बीजेपी एमपी, तो ये हैं, और एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं। अभी डेलीगेशन गई है, तो ये डेलीगेशन अलग अलग पार्ट्स में गए हैं। इंडिया की ऑल पार्टी डेलीगेशन गई है, दीज आर बेसिकली एमपीज़, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको भेजा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के।
तो ये तो शशि थरूर जैसे हैं, देखिए ये लोकसभा के हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी हैं वो राज्यसभा की हैं, तो उससे आप समझ, तेजस्वी सूर्या लोकसभा, राइट। तो यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा ऐसे लिख सकते हैं हम। तो दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों के लीडर्स गए हैं, और ऑल पार्टी डेलीगेशन है, मल्टीपल डेलीगेशंस भेजी गई हैं, मल्टीपल ग्रुप्स कह सकते हैं मैंने, ओके, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया का मलेशिया, ओके, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका हम कह सकते हैं उसे, अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो अलग अलग जगहों पे इनको भेजा गया है फॉर objective. What is the objective? Regarding Operation Sindoor, okay, clarifying India's stance, okay, and revealing Pakistan's role in terrorist acts, how it indulges in cross border terrorism, uses terrorism, how it uses terrorism as a tool of foreign policy. अब इंडिया जो ये कर रहा है, तो इससे इंडिया, व्हाट विल इंडिया अचीव? सो इंडिया विल नाउ try to get Pakistan back into the grey list, not blacklist first, but the grey list of Financial Action Task Force. What is this FATF grey list? If you would like to know about it, so basically it is Financial Action Task Force. This is an international organization, international body that is basically a watchdog, keeps an eye over terror financing and simultaneously money laundering. तो यहाँ पे पाकिस्तान के रोल को इस तरह से पूरी तरह से उजागर करके पाकिस्तान को कॉर्नर करा जा सके, ताकि, और उससे क्या होगा कि जो IMF, वर्ल्ड बैंक के लोन्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे पाकिस्तान को, ओके, चीप लोन्स वो नहीं मिलेंगे, असिस्टेंस नहीं मिलेगी, और जो इंटरनेशनल असिस्टेंस है वो नहीं मिलेगी। तो साथियों, ये सारा था हमारा डिस्कशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि टेररिज्म को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन उसे यूज़ करता है, वो आर्मी यूज़ करती है। टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड दिस थिंग। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को आप जो देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में हमारा जो वीडियो था, दैट वाज वे बैक इन, आई बिलीव, जुलाई। It's been around say 11 months back that was recorded,
एंड दैट वुड बी अवेलेबल फॉर यू टू वॉच। तो आप उसको देखेंगे तो तब जो बातें बोली गई थी वो अभी भी प्रासंगिक हैं, हाउ मच दे आर रेलेवेंट विद रिगार्ड टू द करंट सिनेरियो that has unfolded between India and Pakistan in the backdrop of the tragic, cowardly act, terrorist attack on 22nd of April in India's Pahalgam, Jammu Kashmir's tourist destination, wherein tourists were attacked by armed Islamic terrorists। वो चीज़ हुई थी और उसके बैकड्रॉप में, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और वहाँ पे फिर हमने ये देखा कि भी जिस तरह की बातें चल रही थी कि कौन इस तरह से टेररिज्म को परपेट्रेट करता है, तो वो पाकिस्तान करता है, प्रॉक्सीज़ को यूज़ करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल का जो जैसे वॉर चल रहा है तो वहाँ पे भी प्रॉक्सीज़ यूज़ होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स यूज़ होते हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इन पर किसी स्टेट का नाम नहीं लगा, ठप्पा नहीं लगा हुआ, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाएंगे। तो जैसे ईरान इज़राइल वॉर में ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुथीज़ को यूज़ करता है, उसी तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान जो है इस तरह से लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, जैश मोहम्मद और भी TRF जो था वो इन्हीं का था, जब जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा से एलिजियंस अपनी वो दे वर मेकिंग क्लेम्स, दे वर ओइंग एलिजियंस टू देम। तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इज़राइल के साथ जिस तरह से एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का वो शिकार है, उसी तरह से इंडिया के ऊपर भी उसी तरह के एक सिनेरियो है जिस उन चैलेंजेस को फेस कर रहा है इंडिया। एंड वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ इज़राइल एंड फ्रॉम व्हाट इज़राइल हैज़ डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो वो हमने इंडिया इज़राइल रिलेशंस जो डिस्कस करे हैं, आप उसको भी देखेंगे उस लेक्चर को, तो वहाँ से भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड बेसिकली। तो ये था हमारा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लेक्चर। आई हैव ट्राइड टू मेक इट अ कॉम्प्रिहेंसिव सेशन। आई हैव एडेड एवरीथिंग पॉसिबल दैट हैज़ हैपेंड इन दिस कंटेक्स्ट टिल डेट। और फर्दर जो भी चीज़ें ऐड होंगी, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, और उन नोट्स में यू हैव टू जस्ट ऐड दोज थिंग्स। आप अपने जो भी नोट्स बनाए, आई वुड जस्ट से वन थिंग, that you don't make notes on your in notebooks, you make notes, shorthand notes in the form of like I make। इस तरह से आप नोट्स बनाएं फ्लो चार्ट फॉर्म में और शॉर्ट हैंड में, कीवर्ड्स फॉर्म में, और उसके बाद डायग्रामेटिक फॉर्म में। जैसे कि अब मैंने बनाया कि मोदी जी खड़े हैं, पीछे S400 है, तो उसको देखते ही आप समझ जाएंगे। तो हंसी भी आएगी आपको, ये देखिए मोदी जी हैं, और मैं लिख देता हूँ मिस्टर मोदी, ओके, मोदी, PM मोदी। With all due respect, this is just for, I would also write here for representation purpose, okay, and I would write here honorable Prime Minister Modi ji, okay। So this is just for representation purpose। Modi ji is there and he is speaking regarding the new normal। तो वो न्यू नॉर्मल क्या है वो हो गया, और इस तरह से S400 पीछे था, तो एक तरह से इट बस्टेड, इसका इफेक्ट ये हुआ था कि इट बस्टेड द फेक नरेटिव ऑफ पाकिस्तान बाय पाकिस्तान, परपेट्रेटेड बाय पाकिस्तान, ये चीज़ है, राइट। और पाकिस्तान ने तो मतलब यहाँ पे झूठी वो वीडियो गेम की जो विजुअल्स होते हैं उसको भी यूज़ किया था। जैसे यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, पाकिस्तान की मीडिया ने उन्हें वीडियो गेम क्लिप्स यूज़ कर ली थी, वीडियो गेम क्लिप्स saying, claiming that Rafale shot down। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो इसके बाद जो आसिम मुनीर हैं,
वो आर्मी चीफ से अपने आप को प्रमोट भी करा लिया इंडिया से वॉर जीतने की खुशी में, जो कि वहाँ पर नैरेटिव अपने फैलाया, फील्ड मार्शल बना लिया अपने आप को। तो ये ऐसे चलता है यहाँ पे, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी बातें, फेक नैरेटिव फैला के, ये सारी चीज़ें हैं। और आई होप यू लाइक दिस सेशन। Any further question, they are most welcome. You can ask those questions, we'll answer those questions as well. And goodbye till the next session. See you again. Thank you.